Good morning, students. Today I am going to teach you Traditional and Individual Talent by T.S. Eliot. So, I will explain it in Hindi because there is a lot of demand to explain it in Hindi. It is quite simple one, but you have to understand it. आज मैं आपको ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट हिंदी में समझाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि इसे ज़रा हिंदी में मैम समझा दीजिए, इसमें कुछ टेक्निकलिटी है लेकिन बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल है अगर आप समझना चाहेंगे तो। और इसी के ऊपर आपका अदर क्रिटिसिज्म का बेस जो कि स्पेशली टी.एस. एलियट का है वो बनता है। तो इसलिए आपको ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है या ऐसे है या जो कुछ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब तो आप समझ गए। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, पहले हम इसका एक मीनिंग देखेंगे कि ट्रेडिशनल का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है और इंडिविजुअल का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो ट्रेडिशनल का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग इन और एज पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन लॉन्ग स्टैब्लिश, यानी परंपरागत जो कुछ भी ट्रेडिशनली बनाया जा चुका है, परंपरागत जो भी प्रैक्टिस, जो भी चीज़, जो भी टैलेंट, कुछ भी जो पहले से चली आ रही है और वो एग्जिस्ट करती है लॉन्ग बैक, पहले से इस्टेब्लिश है। और इंडिविजुअल मतलब होता है पर्सनल टैलेंट। इंडिविजुअल टैलेंट मतलब पर्सनल टैलेंट जो हमें फ़र्क करता है दूसरों से। जैसे कि हम भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, ये मेरी अपनी इंडिविजुअल थॉट है। तो ये जो इंडिविजुअल थॉट है ये मुझे अलग करती है दूसरों से। और एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो या साहित्य हो, सबके लिए सेम होता है। तो जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मतलब जो वर्क ऑफ द ग्रेट मास्टर है, जो पहले पोएट्स ने लिख रखा है, जो अभी से आए हुए पहले जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनका जो ग्रेट वर्क है वो सबके लिए सेम होता है, सबके लिए एक होता है, सबके लिए होता है, वो सब पढ़ते हैं। मगर कोई एक टीचर बहुत बेटर कन्वे कर पाता है, बहुत बेटर पढ़ाता है दूसरे टीचर से, ये उसका इंडिविजुअल टैलेंट होता है। ट्रेडिशनल टैलेंट क्या हो गया कि जो वर्क है, जो ट्रेडिशनल टैलेंट मतलब जो ग्रेट मास्टर्स है, जो क्लासिक वर्क है हमारा, जो भी हमसे पीछे चला आ रहा है, होमर से लेके बाकी जितना कोई भी वर्क हो चुका है, इंग्लिश लिटरेचर ही ले लेते हैं, उसमें जितना भी वर्क है, ग्रेट मास्टर्स के वर्क को हम ट्रेडिशनल टैलेंट कहेंगे, ट्रेडिशनल वर्क कहेंगे, जो कि इस्टेब्लिश है, पहले से आया हुआ है। लेकिन ये सारा लिटरेचर सबके लिए एक है। मैं भी वही लिटरेचर पढ़ रही हूँ, दूसरा टीचर भी वही लिटरेचर पढ़ा, हम सब की बुक एक है। मगर किसी एक टीचर के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो आपको दूसरे टीचर से बेटर एक्सप्लेन कर पाता है, दूसरे टीचर से ज़्यादा अच्छा कन्वे करता है आपको और आप तक पहुँचाता है उसको, उस नॉलेज को। तो ये उसका इंडिविजुअल टैलेंट है। तो इंडिविजुअल टैलेंट क्या होता है? इंडिविजुअल टैलेंट वो होता है जो पर्सनल होता है और जो आपको सेपरेट करता है फ्रॉम अदर्स। आप एक कोई टीचर अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा पढ़ाता है। मैथमेटिक्स होता है, एक टीचर का बहुत अच्छा समझ में आता है, फार्मूला सबके लिए सेम है, मैथमेटिक्स कभी चेंज नहीं होती, सबके लिए सेम है। तो ग्रेट मास्टर का वर्क जो है, ट्रेडिशनल वर्क जो है, जो फार्मूलाज हैं वो सबके लिए सेम है, मगर एक टीचर बेटर एक्सप्लेन करता है, बेटर समझा लेता है, ये उसका इंडिविजुअल टैलेंट है। हम इसके बारे में पोएटिक सेंस में और लिटरल सेंस में हमारे टी.एस. एलियट क्या कह रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आपको पहली बार कुछ बताते हैं कि इट इज़ फर्स्ट पब्लिश इन 1990 इन द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। ये पहली बार जो पब्लिश हुआ ये वर्क वो 1919 में हुआ टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में। इट इज़ कंसिडर्ड एज अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ एलियट्स क्रिटिकल क्रीड, फॉर इट कंटेन्स ऑल दोज क्रिटिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम विच हिज क्रिटिसिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड एवर। ये मैनिफेस्टो क्या था? प्लान ऑफ एक्शन। तो ये अनऑफिशियल था, मतलब ऑफिशियली इसने नहीं भेजा, कहा कि ये मेरा आगे मैं प्लान ऑफ एक्शन इसी पे करूँगा, इसी पे बेस्ड करूँगा अपना सारा वर्क क्रिटिसिज्म का। लेकिन एक तरह से अगर आप इसे समझ लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं, तो आपको एलियट के हर वर्क में, टी.एस. एलियट के हर वर्क में इसका कोई ना कोई पार्ट दिखाई देगा। इसका कोई ना कोई जो इन्होंने कहा है वो कोई ना कोई पार्ट उन्होंने इसको यूज़ भी किया है अपने वर्क में। आगे बढ़ते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल हिज सब्सिक्वेंट क्रिटिसिज्म। यही वर्क जो है उसका हर आगे आने वाला क्रिटिसिज्म का जो वर्क है उसका बेसिस है। इसी में से कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स इन्होंने इसमें कही है, जो थ्योरी इन्होंने इसमें दी है, जो बातें इन्होंने इसमें कही है, वही फॉलो करके इन्होंने अपना
अदर वर्क जिसके बाद आया क्रिटिसिज्म का, उस पर लिखा है, उसी को फॉलो किया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपको इलियट के दूसरे वर्क में मिल जाएगा। तो आगे मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी देती जाऊंगी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। फिर आगे पढ़ते हैं। इलियट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द राइटर मस्ट हैव फेथ इन सम सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट कन्फर्म टू द पास्ट ट्रेडिशन। तो सबसे पहले इलियट के बारे में जाने। इलियट ये मानते थे कि जो राइटर है उसको फेथ होना चाहिए सिस्टम ऑफ राइटिंग में, राइटिंग के सिस्टम में। ये नहीं कि अपना ही लिख रहा है कुछ। एंड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट कन्फर्म टू द पास्ट ट्रेडिशन। और जो वर्क ऑफ आर्ट हो, जो भी वो लिखे, पोइट्री लिखे, नावल लिखे, ड्रामा लिखे, प्ले लिखे, या कोई भी तरीके का कुछ वर्क आर्टिकल लिखे, वो वर्क कंफर्म करना चाहिए, मतलब वो वर्क टैली करना चाहिए, या वर्क इन सीरीज़ रहना चाहिए जो पहले लिखा जा चुका है ट्रेडिशनल वर्क के। यानी जो ग्रेट मास्टर्स मतलब क्लासिस्ट और जो लोग लिख चुके हैं उनके वर्क से इसका वर्क टैली करना चाहिए। जो नया वर्क हो वो ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल सिर पैर नहीं है, उसको टैली करना चाहिए। ये नहीं कि वो वर्क अलग नहीं होना चाहिए, मगर वो अलग तो हो लेकिन वो टैली भी करे। तो इसके आगे वो ये कहते हैं कि ये अब हम आपको ऐसे के बारे में बताते हैं। जो ऐसे है ना, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट इसका क्या कहता है? पहला पार्ट जो है इसका डील करता है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, और दूसरा पार्ट जो है वो इसका डील करता है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, और तीसरा पार्ट डील करता है सम अप द होल डिस्कशन। तीसरा पार्ट जो है ना वो सब चीज़ों का डिस्कशन है। तो इसको पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं टी.एस. इलियट का कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या है, वो ट्रेडिशन किसको बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि इलियट का जो कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है वो ओल्ड और छोड़ दिए जाने वाली चीज़ नहीं है। उनका कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिशन किसको कहते हैं कि जो न्यू है वो एक्सेप्टेबल है, जो पुराना है उसे छोड़ दो, ऐसा करते हैं ना हम कि ट्रेडिशन। अरे ये जो पुराना है इसको छोड़ देने के लिए नहीं बात कर रहे, ये इसको लेके चलने की बात कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग की जैसे नींव होती है उस तरह से पुराने वर्क को नीचे रखकर उसके ऊपर बिल्डअप करने को कह रहे हैं नया वर्क, ना कि उसको बिल्कुल काट के अलग कर देने को। एक चेन की तरह बात कर रहे हैं। इनका कहना है जो ट्रेडिशन है अकॉर्डिंग टू इलियट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट कन्फर्म टू द पास्ट ट्रेडिशन इन सच अ वे दैट इट ऑल्टर्स द ट्रेडिशन एज मच एज एट इट इज़ डायरेक्टेड बाय इट। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट गो टुगेदर। वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशन है वो छोड़ दिए जाने के लिए नहीं है। ग्रेट मास्टर का जो वर्क है वो नई दुनिया में आकर हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसको इस तरह से कंफर्म करने की, इस तरह से साथ लेके चलने की ज़रूरत है कि वो ऑल्टर करेगा ट्रेडिशन को। हमारा वर्क जो है वो ट्रेडिशन को कंफर्म करेगा, मतलब ट्रेडिशन को और मजबूत करेगा, और जो ट्रेडिशन का वर्क है वो हमारे वर्क को और मजबूत करेगा। तो हम एक तरह से रेसिप्रोकल कंडीशन में चलेंगे। जैसे नींव होती है वो बिल्डिंग को बहुत मजबूत कर रही होती है, और जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही होती है वो नींव को भी सहारा दे रही होती है। भाई उसका नींव की ज़रूरत ही क्या है अगर हम बिल्डिंग अच्छी नहीं बननी है, बिल्डिंग बनानी नहीं है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशन को यानी हिस्टोरिकल वर्क को यानी वर्क ऑफ द पास्ट को, ग्रेट मास्टर के वर्क को, जो पहले हुए जा चुके हुए वर्क है, उन सबको ले के चलने के लिए कह रही है, ना कि छोड़ के चलने के लिए कह रही है। उनका जो तरीका होगा वो होगा ले के चलना। अब ये आगे क्या कहते हैं आपको आई होप समझ में आया हो ये। फिर आगे वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशन इज़ द गिफ्ट ऑफ द हिस्टोरिकल सेंस। आई राइटर शुड बी अवेयर ऑफ हिज ओन जनरेशन, हिज पोजिशन इन द प्रेजेंट एंड हिज रिलेशनशिप विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक राइटर होगा ना उसको अपने हिस्टोरिकल सेंस की, अपने हिस्ट्री की, अपने पुरानी साहित्य की सब तरह की अच्छे से ज्ञान होगा। वो उन राइटर्स को भी अच्छे से पहचानता होगा जो वो जिसकी जनरेशन में होगा, यानी अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को, अपने अभी एक पास्ट हुई जो एज है उसमें, जैसे अभी हम अगर कोई मॉडर्न एज का है तो विक्टोरियन एज को भी समझता होगा, और अपनी पोजीशन ये भी समझता होगा कि हमें क्या फ़र्क है। और दूसरा वो जो पास्ट वाले लोग हैं, जो भी पास्ट में उसका पास्ट हो चुका उसको भी लेके चलता होगा, उसकी भी पोजीशन पता होगी कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो अपने दुनिया के, अपने आज की कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के ऊपर भी पूरा तरह से अवेयर होगा, और जो ट्रेंड्स पास हो चुके हैं उनके भी पोजीशन के लिए, उनके भी रिलेशनशिप में अवेयर होगा। हिज पोजीशन इन प्रेजेंट एंड हिज रिलेशनशिप विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट, ये दोनों तरीके से अवेयर होगा इनके लिए।
फिर द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। जो हिस्टोरिकल सेंस होती है ये एक परसेप्शन को इन्वॉल्व करती है जिसमें आपको पास्ट हुए लोगों के भी इम्पोर्टेंस का पता होता है, उनकी ट्रेंड्स का पता होता है, उनकी चीज़ों का पता होता है और अपनी चीज़ों का भी पता होता है, उनकी प्रेजेंस का भी पता होता है, इनकी इम्पोर्टेंस का भी पता होता है, बट ऑल्सो ऑफ इट्स प्रेजेंस। और आप और अपने रिलेशन में वो क्या है और उनके रिलेशन में हम क्या हैं ये भी आपको पता होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज रेसिप्रोकल। जो पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशनशिप है और जो प्रेजेंट का पास्ट से रिलेशनशिप है ये रेसिप्रोकल है। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं तो हम पीछे भूलते नहीं है ना। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि हम कहते हैं बाप दादा की चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, तो हम बाप दादा की चीज़ों को लेके आगे तो बढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी अपनी नई चीज़ों को भी इनफैक्ट वो करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं उस चीज़ को कि हम लेके तो चल रहे। तो फिर रूढ़िवादी सोचों को जैसे मान लीजिए शादी है तो वो एक तरह से पास्ट चीज़ों की जिससे पारंपरिक ढंग से शादी होती है वो ट्रेडिशनल वे है, हम उसको भी लेके चल रहे। हमें वो उपटन और वो सब कुछ भी करना है, वो मंडप भी सजना है, सब कुछ होना है, लेकिन हमें नए तरीके से भी करना है। रंगोली होती है, पुराने तरीक़ों को भी लेके चल रहे हैं और नए तरीके भी ऐड कर रहे हैं, तभी कुछ नया पता चलता है, कुछ नया बनता है। जस्ट एज द पास्ट डायरेक्टेड एंड गाइड्स द प्रेजेंट सो द प्रेजेंट अल्टर्स एंड मॉडिफाइज द पास्ट। जैसे पास्ट जो होता है वो हमें गाइड करता है, हिस्ट्री हमें गाइड करती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कैसे कैसे करना चाहिए और क्या करेंगे तो कैसे होगा। उसी तरह से जो प्रेजेंट होता है वो ऑल्टर करता है और मॉडिफाई करता है पास्ट को, और पास्ट को समझने के लिए भी हमारा प्रेजेंट वर्क बहुत हेल्प करता है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको एक देती हूँ। मर्डर इन द कैथीड्रल जो है वो 11वीं सेंचुरी की एक प्ले है जो कि टी.एस. इलियट ने ही लिखा और उसको 20वीं सेंचुरी में लिखा है, तो एंड ऑफ द 20वीं सेंचुरी में लिखा उसने। और उसमें उन्होंने इनकी थॉमस बेकेट की शहादत को एक्सप्लेन किया है जिसमें उनको मार दिया गया था चर्च द्वारा, और वो क्या कहते हैं वो थे प्रीस्ट थे और उनको मार दिया था क्योंकि वो किंग की बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने उस स्टोरी को 20वीं सेंचुरी में इसको रिपीट किया, मर्डर इन द कैथीड्रल करके प्ले बना के, और उसमें उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि कैसे जो सत्ता होती, जब 20वीं सेंचुरी में उन्होंने वो जताने की कोशिश की कि कैसे सत्ता अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उसी तरह से वो यही कह रहे हैं कि जो हम पास्ट में ले है वो हमारे लिए गाइडलाइंस पुट अप करता है, जो प्रेजेंट में करते हैं हम वो हमें ऑल्टर और मॉडिफाई करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये ऑडियो ख़त्म हो सही से, नहीं तो मुझे लगता है ये बड़ी हो जाएगी। फिर आगे क्या होता है, जो राइटर होता है वो कहता है द गाइडेंस फॉर द पास्ट एंड अ राइटर मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट एंड कन्फर्म टू द लिटरेरी ट्रेडिशंस। पास्ट से गाइडेंस ले कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपने जो भी वर्क को लिखा है उसको कंफर्म करे, अपने लिटरेरी ट्रेडिशंस को कंफर्म करे। जैसे कि एग्जांपल है एक टचस्टोन मेथड है बाय मैथ्यू आर्नल्ड, आपको पता है। उसमें वो ये कहते हैं कि जो हमारा वर्क है उसको हमें टैली कराना चाहिए पास्ट मास्टर्स, ग्रेट मास्टर्स के वर्क से, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, लाइन टू लाइन, ताकि हम ये समझ सके कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। तो वर्क ऑफ द पोएट इन द प्रेजेंट बी कन्फर्म एंड कंट्रास्टेड विद द पास्ट एंड जज बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द पास्ट बट नॉट फॉर गुड और बैड जजमेंट or comparison. It is for the knowledge of new facts about work or knowing about new facts. ठीक है, तो हम उसको कंपेयर तो करेंगे, मगर किस लिए करेंगे, इसलिए नहीं कंपेयर करेंगे हम कि हम कंपेयर करके उसको कोई नई चीज़ सीख जाएंगे, मतलब उनको कंपेयर करके एक वर्क को रिजेक्ट करना या पास्ट को या प्रेजेंट को, नहीं, हमें इसलिए कंपेयर करना है ताकि हम कोई भी चीज़ नई और नए फैक्ट्स को जानने के लिए उसको कंपेयर करते हैं, ताकि हमें जब कंपेयर करें तो पता चलेगा कौन सा जो नया वर्क है उसमें क्या नया फैक्ट आया है, हमें क्या मिला है। तो ट्रेडिशन इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ओल्ड और रिजेक्टेड बट something on which we build upon, like a building on strong basement. एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक बेसमेंट पे एक बिल्डिंग बनाना, तो पास्ट इज रिन्यूड एंड ऑल्टर बाय प्रेजेंट एंड प्रेजेंट बाय पास्ट। दिस इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। ऑडियो बड़ा हो रहा है, तो सेकेंड पॉइंट, द थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोएट्री, मैं आपको सेकेंड वीडियो में समझाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया हो।